नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है, कल के सेशन थी। डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, आई होप सो, है ना, ये मैंने आपको करवाना था। तो डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पहले, उसके बाद आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ये टॉपिक रहता था, मुझे ध्यान में है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड डिफाइन द कॉन्सेप्ट बाय नाउ एंड पे लेटर। अभी आप बाय कर सकते हो, क्रेडिट पीरियड आपको मिल जाएगा, पे आप बाद में कर सकते हो। बट डेबिट कार्ड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बाय नाउ एंड पे नाउ। तभी डेबिट हो जाती है ना अमाउंट, आप डेबिट कार्ड जब यूज करते हो पेमेंट के लिए, तभी डेबिट हो जाती है अमाउंट। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा, डेबिट कार्ड के रिलेशन में एंड क्रेडिट कार्ड के रिलेशन में। तो विद द हेल्प ऑफ टेबल सबसे पहले क्लियर करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड्स आर ऑफर्ड बाय डिफरेंट बैंक, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ऑल बैंक ऑफर अ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ डेबिट कार्ड ईदर विद वीजा और मास्टर कार्ड। कार्ड लिमिट वेरी विद इंडिविजुअल। डेबिट कार्ड की अगर मैं बात करूं, नो लिमिट प्रेस्क्राइब एज ड्रॉइंग इज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बैलेंस इन द अकाउंट। आपका जितना भी बैलेंस है, 1 लाख है, 5 लाख है, 1 करोड़ है, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप क्या हो यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट है ये साइन की जाएगी अकॉर्डिंग टू दी कैपेसिटी ऑफ द बोरर, ठीक है। अलाउ परचेज एट वन पॉइंट एंड पेमेंट टू बी मेड सब्सिक्वेंटली। परचेज एंड पेमेंट हैपनिंग एट द सेम टाइम, बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे नाउ वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में है ना, वही बस यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताया गया है। देन फ्री क्रेडिट पीरियड इज अलाउड। फ्री क्रेडिट पीरियड इज अलाउड, नॉट एप्लीकेबल एज पेमेंट इज इंस्टेंट। अगर क्रेडिट कार्ड के रिलेशन में मैं बात करूं, क्रेडिट कार्ड में मतलब जितने टाइम पीरियड के बाद आपने पेमेंट करनी है वो फ्री पीरियड हो गया आपके लिए। लेकिन डेबिट कार्ड की अगर बात करूं, इंस्टेंट पेमेंट रहेगी। तो आई होप सो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी क्लियर हुआ हो। गुड मॉर्निंग प्रतिभा मैम। पेमेंट कैन बी मेड इन EMIs, कन्वर्टिंग द ड्यूज एज अ लोन। डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम द अकाउंट एट द पॉइंट ऑफ द परचेज। इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर अनपे एंड कैरी ओवर बैलेंसेज। जितना भी मतलब ड्यू डेट आ गई, आपने पे नहीं किया है ना, डेफिनेटली इंटरेस्ट उसके ऊपर पड़ेगा, आपको पे करना है विद इंटरेस्ट। नॉट एप्लीकेबल एज पेमेंट इज इंस्टेंट। वेरियस चार्जेस एंड पेनल्टीज आर लिवाइड फॉर फैसिलिटीज एंड डिफॉल्ट्स। नो पेनल्टी और चार्ज ऑफ एनी नेचर। स्पेसिफिक कैश विड्रॉल लिमिट आर सेट विद इन द कार्ड लिमिट। द लिमिट कैन बी सेट एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। अपना बैलेंस यूज कर रहे हैं अकाउंट में। डिफॉल्ट रिस्क क्रेडिट कार्ड के केस में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। डेबिट कार्ड के केस में क्या है, नो डिफॉल्ट रिस्क, इंस्टेंटली आपने पेमेंट किया है, ठीक है। अज्यूम द करेक्टर ऑफ एसेट व्हेन द कार्ड इज यूज्ड इट बिकम्स अ रिसीवेबल। डेफिनेटली एक तरीके से लोन की तरह काम कर रहा है ना, एंड लोन्स एंड एडवांसेस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एसेट है, तो ये एसेट की तरह काम करता है। डेबिट कार्ड इज ओनली ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी अकाउंट और यू कैन से सेविंग अकाउंट। अगर डिपॉजिटर्स ने अकाउंट ओपन करवाया है ना, डिपॉजिट्स हैं उसमें, वो बोरर के वो कस्टमर के डिपॉजिट्स हैं। डिपॉजिट्स बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी हैं। एंड वो जो सेविंग अकाउंट है उसी का वही बैलेंस का यूज कर रहे हो ना आप विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, ठीक है। तो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट इज I guess on weekly basis 5 candidates will be selected. Those will be getting free PDF notes, free e-PDF notes, ठीक है मैम। Then next is बस यही था पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। अभी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जो हमने कल के सेशन में भी टॉपिक डिस्कस किया था उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, अभी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक इन जर्नल आर सिल्वर कार्ड, गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटेनियम, ऑल द अबव। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट, क्रेडिट कार्ड के रिलेशन में बताइएगा। वेरी गुड, इट्स ऑप्शन ई। ये सारी टाइप्स हमने डिस्कस की थी, तो ये सारी टाइप्स जो हैं आपकी फॉल करती हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, दिस इज ऑप्शन ई, एंड सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। The next is, which of the following is not correct in relation to the features available in all type of cards? Facility for payment of purchase, facility to withdraw cash from ATM up to a fixed limit, reward point for usage of card, cashback offer up to a certain limit for purchase made, none of the above.
क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है एंड अकॉर्डिंगली आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू फीचर्स अवेलेबल इन ऑल टाइप ऑफ कार्ड्स। क्या क्या चीजें, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं कार्ड के साथ। इट्स ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। देखो आपसे पूछा गया नॉट करेक्ट, है ना, कौन सा पूछा गया, नॉट करेक्ट ऑप्शन है। मान लो यहाँ पे एक ऑल दी अबव भी ऑप्शन होता तो वो केस में डेफिनेटली अगर आपने नॉट करेक्ट वाला नहीं ना पढ़ा होता तो डेफिनेटली आप फटाफट देखते कि हाँ ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है, ऑल दी अबव को डेफिनेटली मार्क कर देते। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इट्स अबाउट नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ये सारे ही क्या है, फीचर्स हैं, करेक्ट ऑप्शंस हैं, बेनिफिट्स हैं, फैसिलिटीज हैं दैट आर प्रोवाइडेड टू द कार्ड होल्डर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, then next is which of the following is incorrect in relation to the characteristics of debit card. Payment for purchase are directly debited into the account. Cash withdrawal through ATM are debited to the account immediately. Payment made for purchase and usage will be debited subsequently after a certain period. Both first and second are true. Question third के रिलेशन में do let me know the correct answer. कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स ऑप्शन सी। डेबिट कार्ड के रिलेशन में आपने बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पेमेंट फॉर परचेज आर डायरेक्टली डेबिट, साथ ही साथ डेबिट कर दी जाएगी आपके अकाउंट में से। कैश विड्रॉल थ्रू एटीएम आर डेबिटेड टू द अकाउंट इमीडिएटली। पेमेंट आर मेड फॉर परचेज, यूसेज विल बी डेबिट सब्सिक्वेंटली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। नहीं, इमीडिएटली हो जाती है डेबिट कार्ड के केस में, क्रेडिट पीरियड मिलता है इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के केस में तो नहीं ना। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू डेबिट कार्ड, दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दिस इज ऑप्शन सी। एंड सभी ने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया यहाँ पे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर करेक्ट वन पूछा होता ना देन डेफिनेटली ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर करेक्ट वन पूछा होता इन रिलेशन टू डेबिट कार्ड। ओके, देन नेक्स्ट इज पेमेंट डिफॉल्ट रिस्क, chances of a failure to pay the card dues is embedded in debit card, credit card, both first and second, only second. क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर बताइएगा। ठीक है, अभी बताइए, डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4। पेमेंट डिफॉल्ट रिस्क किस केस में अराइज होता है, डेबिट कार्ड में, क्रेडिट में, दोनों में, या ऑप्शन डी है ओनली वन। ओके, सो इट्स ऑप्शन बी। डेबिट कार्ड के केस में तो इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो, इंस्टेंट पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पे तो नहीं होएगा। ठीक है, ऑप्शन ए तो यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड के रिलेशन में टाइम पीरियड मिलता है ना, देयर माइट बी चांसेस कि आप फिर पे करो कि ना करो, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डैश इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग न्यू डेबिट फॉर द मंथ, प्रीवियसली अनपेड पेमेंट्स एंड अदर चार्जेस। तो कल के सेशन में ये टॉपिक जो है ये डिस्कस किया है हमने, कल के सेशन में ये जो टॉपिक है ये डिस्कस किया है हमने। मैंने आपको करवाई थी इंपॉर्टेंट टर्म्स करके, इंपॉर्टेंट टर्म्स करके हमने 4-5 टॉपिक डिस्कस किए थे। ठीक है, कल के सेशन में उसी में से एक टॉपिक है जिसके बारे में ये स्टेटमेंट लिख रखी है, डैश इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग न्यू डेबिट फॉर द मंथ, प्रीवियसली अनपेड पेमेंट्स एंड अदर चार्जेस। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5 इज व्हाट, अमाउंट ड्यू। हाँ, टू सम एक्सटेंट, एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, एक स्पेसिफिक टर्म थी, आप 80% सही बता रहे हो, बस 20% एक वर्ड और अटैच होना है इसके आगे, फिर ये पूरा हो जाएगा।
वेरी गुड, दिनेश सर ने अभी करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है, मतलब प्रॉपर आंसर दिया है, इट्स मिनिमम अमाउंट ड्यू। वेरी गुड, सुमन सर ने भी यहाँ पे भी करेक्ट आंसर दिया है, अनिल सर ने भी, ठीक है। तो इट्स अमाउंट ड्यू, नो डाउट। करेक्ट जो एक स्पेसिफिक टर्म है जो मैंने आपको बताई थी, दैट इज रिलेटिंग विद मिनिमम अमाउंट ड्यू, ठीक है, दैट इज रिलेटिंग विद मिनिमम अमाउंट ड्यू, कि जो भी आपने न्यू डेबिट किए मंथ में, जो आपका पीछे वाला बैलेंस पड़ा अभी तक आपने पे नहीं किया, कोई और चार्जेस हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज मिनिमम अमाउंट ड्यू। गेटिंग माई पॉइंट? करेक्ट आंसर क्या रहेगा, या ये डैश में क्या आएगा, इट्स मिनिमम अमाउंट ड्यू। ओके, देन नेक्स्ट इज credit card scoring module part 1 score will be allotted in graded manner for different parameter। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो हमने कल के सेशन में 2 मॉड्यूल में डिस्कस किया था क्रेडिट कार्ड के रिलेशन में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस किया था, है ना। सो डू लेट मी नो कि क्या पार्ट 1 इसी चीज के साथ रिलेटेड है, द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 6, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। जी, ग्रेडेड वाला जो था, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ग्रेड्स असाइन होने हैं, वो सेकंड में हमने डिस्कस किया था, पार्ट सेकंड में डिस्कस किया था। पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि क्या ये पर्सन जो है कि येस और नो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे ना टेबल फॉर्मेट में, कि येस और नो में आपने आंसर करना होता है कि क्या ये पर्सन को हमने कार्ड इशू करना भी है कि नहीं करना, इसके रिलेशन में आपका पार्ट 1, ना कि ग्रेड्स के रिलेशन में है। दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, ठीक है, दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या है, फॉल्स। Then Citibank and HSBC were the pioneer in Indian credit card market। तो हमने कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, ग्लोबल सिनेरियो भी देखा था, एंड इंडियन पर्सपेक्टिव भी डिस्कस किया। डू लेट मी नो दैट इन इंडिया Citibank and HSBC were the pioneer of credit cards market। Statement is true or false? Okay, so most of the students are saying that, मतलब everyone is saying that the statement is true and you are correct। Citibank and HSBC जो हैं वो पॉइनर्स हैं इन केस ऑफ इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। Then next is the concept behind credit card is buy now pay later। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमने 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे नाउ। तो क्रेडिट कार्ड के रिलेशन में क्या ये कॉन्सेप्ट सही लिख रखा है कि नहीं लिख रखा? द क्वेश्चन इज अबाउट दैट, ट्रू और फॉल्स। अभी आज ही डिस्कस किया ना हमने क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के बीच में डिफरेंस, तो क्विकली लेट मी नो। जी, द स्टेटमेंट इज ट्रू। द कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाता है क्रेडिट कार्ड के रिलेशन में, दैट इज बेसिकली बाय नाउ एंड पे लेटर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन 8 है, स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस थे आपके क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के रिलेशन में थे, अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटिंग विद रिमिटेंस प्रोडक्ट। आप रिमिटेंस करते हो ना, इनवर्ड आउटवर्ड, कितनी ईज के साथ, नेफ्ट एंड आरटीजीएस आने के बाद कितनी ईज के साथ आप ये जो चीजें हैं ये करते हो, ठीक है। See, remittances are important and integral part of retail banking। Remittance product have evolved over period from physical movement of remittance instrument to instant electronic transfer of remittance across the country and globe। तो remittances important रोल प्ले करती हैं। पहले क्या था, फिजिकल जो इन्वॉल्वमेंट रहती थी, जो भी आपका फॉर्म वगैरह है ना, इसके रिलेशन में कि आप ऐसे रिमिट करोगे। विद द इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी अभी कितनी ईज के साथ एफिशिएंटली स्पीडली आप चीजों को कर पा रही हो, ठीक है। चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ऑर्डर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर आर सम ऑफ द अर्लीस्ट रिमिटेंसेज प्रोडक्ट टू सम एक्सटेंट यूज नाउ दैट कॉन्स्टिट्यूट द कोर रिमिटेंस मैकेनिज्म अक्रॉस द बैंक्स। विद द हेल्प ऑफ दैट आप जो रिमिटेंसेज हैं ये करते थे। But the invasion of technology in banking has permitted into remittances space also। Technology brought about a paradigm change in the whole remittance space with the newer, speedier and innovative remittance products in banking। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, मैं बोल ही रही हूँ आरटीजीएस एंड नेफ्ट, है ना।
Most of the new generation remittance product are relevant in retail banking. रिटेल बैंकिंग किसके साथ? इंडिविजुअल बेसिस के साथ डील करती है, ठीक है. रिटेल इलेक्ट्रॉनिक एंड कार्ड बेस्ड पेमेंट मेनली ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज इंक्रीज्ड. The volume and value of transaction through RTGS had more than a double, though wholesale remittances constitute a major portion of RTGS. क्योंकि इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है ना कि आप मिनिमम इतनी अमाउंट ट्रांसफर करोगे, तो जो भी होलसेल बेसिस के ऊपर जब भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज रहती हैं डेफिनेटली वो ज्यादा यूज करते हैं आरटीजीएस ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है. The concept of electronic remittances mechanism is picking up fast over the past 2 years, and this trend offer potential to package a remittance product as an add-on in their retail banking package to their customer. The feature of two important remittances product, NEFT and RTGS, which are applicable to retail banking operation, आर ऑल्सो इन्वॉल्व. तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे जो मेन अभी रिमिटेंसेस प्रोडक्ट हैं यूज किए जाते हैं या ऑफर किए गए हैं बैंक की तरफ से, दे आर नेफ्ट एंड आरटीजीएस. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेफ्ट. तो फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम. ऑब्जेक्ट ऑफ द नेफ्ट सिस्टम, क्या ऑब्जेक्ट था, क्या ऑब्जेक्टिव थे जिनको फुलफिल करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम? Establish an electronic fund transfer system to facilitate an efficient, secure, economical, reliable and expeditious system of a fund transfer and clearing in the banking sector throughout India. I don't think so कि ये पॉइंट के रिलेशन में किसी को कोई डाउट हो. ये सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ना नेफ्ट की तरफ से. To relieve the stress on the existing paper based फंड ट्रांसफर एंड क्लियरिंग सिस्टम जो पहले यूज किया जाता था वो चीज को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए आपका नेफ्ट जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया. द सक्सेस ऑफ नेफ्ट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द स्पोर्ट इन वॉल्यूम एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू थ्रू नेफ्ट. अभी क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है नेफ्ट में, ठीक है, या कौन कौन सी पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं नेफ्ट के प्रोसेस में? तो कस्टमर हु वांट टू सेंड द रेमिटेंस, डेफिनेटली. Sending bank who originate the remittance, sending service center who channelize the remittance, NEFT clearing center who clear the transaction, receiving service center who redirect the receipt of remittance, beneficiary branch who receive the remittance and ultimately जिनको वो आपने ट्रांसफर करना था, रिमिट करना था फंड, बेनिफिशियरी हु रिसीव द अमाउंट, ठीक है. तो ये पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं इन केस ऑफ नेफ्ट. सेंडिंग ब्रांच, रिसीविंग ब्रांच, क्लियरिंग सेंटर, कस्टमर जिन्होंने अमाउंट सेंड करनी है, बेनिफिशियरी जिनको वो अमाउंट मिलनी है, ठीक है. द रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर ऑफ ए बैंक टू रिमिट विल गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स एनकम्पासिंग द अबव स्टेज. मतलब ये जो पार्टीज इन्वॉल्व है ना यहाँ पे, क्या क्या वन बाय वन करके क्या क्या स्टेप रहता है इन केस ऑफ नेफ्ट ट्रांजैक्शन, किस तरीके से आपकी जो अमाउंट है आप रिमिट कर पाते हो, ठीक है, रिसीव की जाती है बेनिफिशियरी के द्वारा, ठीक है. क्या प्रोसेस है उसके पीछे, अभी उसको डिस्कस करना है हमने, ठीक है. तो सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर नेफ्ट बाय द बैंक कस्टमर, जो रिमिट करना चाहते हैं वो पहले अपने बैंक को बोलेंगे कि आई वांट टू रिमिट दैट मच ऑफ अमाउंट, है ना. So a bank customer, that is sender or originator, desirous of remitting funds under the system shall submit an NEFT application form to be designed by the participating bank, authorizing the sending bank to debit the sender account and transfer fund to the beneficiary as specified in the NEFT application form. तो आप फॉर्म फिल करके दोगे. Application could be submitted either in physical form or electronically, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है. A transaction within a NEFT system will be said to have been initiated. Then the sending bank accept a payment instruction issued by the sender. So a transaction within the NEFT system will be said to have been initiated when the sending bank
एक्सेप्ट अ पेमेंट इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द सेंडर, जब वो रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे कि भाई मेरे अकाउंट में से इतनी अमाउंट डेबिट कर लो, रिमिट कर दो, ठीक है, तब प्रोसेस स्टार्ट होएगा. If in a single payment instruction the sender direct payment to several beneficiary, each payment direction shall be treated as a separate payment instruction. ठीक है, अकाउंट सिंगल ही डेबिट हो रहा है, क्रेडिट बहुत सारे हो रहे हैं. ठीक है. A bank branch may reject a customer's request for fund transfer when in the opinion of sending branch. तो यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पे रिजेक्ट की जा सकती है कस्टमर की रिक्वेस्ट. क्या क्या है वो ग्राउंड्स? Customer has not placed funds at the disposal of the sending bank, or fund placed are not adequate to cover the sum to be remitted and service charge. Definitely जब आपने अमाउंट रिमिट करनी है, फंड से थोड़ी ट्रांसफर करेंगे, तो ये केस में रिफ्यूज किया जा सकता है. बेनिफिशियरी डिटेल गिवन इन द नेफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म आर नॉट एडिक्वेट. प्रॉपर फॉर्मेट में आपने बतानी है ना इन्फॉर्मेशन, अगर आपने एडिक्वेटली नहीं बताई है तो वो केस में जो आपकी रिक्वेस्ट है सेंडिंग के रिमिटेंस के रिलेशन में, उसको रिफ्यूज किया जा सकता है बैंक की तरफ से. ठीक है. देन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेनिफिशियरीज आइडेंटिफिकेशन आर, क्या क्या चीजें जो हैं आप आइडेंटिफाई की यही बेनिफिशियरी है जिसको रिमिट करना है. बेनिफिशियरीज नेम, बेनिफिशियरीज ब्रांच नेम, बेनिफिशियरीज बैंक नेम, बेनिफिशियरीज अकाउंट टाइप, सेविंग, करंट, एफडी, इस तरीके से. बेनिफिशियरीज अकाउंट नंबर, IFSC कोड. ठीक है. The sending bank shall prominently display at its premises the cut-off timing up to which it shall receive the NEFT application form from the customer for different settlement. 30 आवर बोल रही हूँ, तो 30 मिनट बेसिस के ऊपर रहता है आपका सेटलमेंट सिस्टम. इन केस ऑफ नेफ्ट हाफ आवरली बेसिस के ऊपर बोल सकते हो. एंड द लाइकली टाइमिंग ऑफ द सेटलमेंट बाय द नेफ्ट सेंटर. Any payment instruction received after the cut-off time shall be included for the next available settlement either on the same NEFT day or on the next NEFT day. ठीक है, कि it's depending upon कि cut-off timing अगर exceed हो गई है तो फिर वो next ट्रांसफर कर दिया जाएगा. सेम डे में भी किया जा सकता है, नेक्स्ट डे में भी. देन डेटा एंट्री एट द सेंडिंग ब्रांच. ये जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया दैट इज रिलेटिंग विद रिक्वेस्ट फॉर नेफ्ट बाय द बैंक कस्टमर. क्या क्या चीजें की जाएंगी? पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया इन केस ऑफ अ प्रोसेस ऑफ नेफ्ट. ठीक है. सेकंड अभी क्या चीज की जाएगी? इट्स रिलेटिंग विद डेटा एंट्री एट द सेंडिंग बैंक ब्रांच. द सेंडिंग बैंक ब्रांच शेल प्रिपेयर ए SFMS मैसेज. ठीक है. SFMS मैसेज स्टैंड फॉर इट्स अ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम. Message as and when the application for the fund transfer is received and arrange to send the message to the NEFT service center till the cut-off time for the batch. बैचेस के बेसिस के ऊपर यहाँ पे रहता है ना, क्लियरिंग रहता है, हाफ आवरली बेसिस के ऊपर रहता है. तो यहाँ पे जो आपका SFM मैसेज है उसे क्रिएट किया जाएगा एंड उसे सेंड किया जाएगा किसको? नेफ्ट सर्विस सेंटर को. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? प्रोसेसिंग डेटा अपलोडेड एट सेंडिंग नेफ्ट सर्विस सेंटर. The sending NEFT service center shall accept, reject the message received from the branch from internet banking customer through net banking platform. तो उसके बाद एनालाइज प्रॉपर किया जाएगा जो भी डेटा प्रोवाइड किया गया नेफ्ट सर्विस सेंटर को. ठीक है. Then transmission and submission of NEFT message to the NEFT center. The sending service center shall transmit the SFMS message to the NEFT clearing center. यहाँ तक तो हमने देखा ना कि सबसे पहले उन्होंने NEFT clearing center को भेजना है by using the communication network designated by the Reserve Bank. Processing and transmission of the NEFT message to the beneficiary bank. After consolidating all NEFT messages received from originating bank, the National Clearing Center shall process the data and generate the settlement of each beneficiary bank which has at least one inward remittance transaction in a given batch. NEFT message generated for destination bank will be transmitted to the service center of each receiving bank using SFM message. तो फिर जो आपका जो SFM मैसेज है उसको जो आपका रिसीविंग ब्रांच है, ठीक है, सर्विस सेंटर है, उसको भेजा जाएगा. देन डेटा वैलिडेशन एट रिसीविंग नेफ्ट सर्विस सेंटर. फिर वो वैलिडेट करेंगे, एनालाइज करेंगे डेटा को. ऑन रिसिप्ट ऑफ NCC नेफ्ट मैसेज, the receiving NEFT service center shall process these files and forward them to the destination branch using SFMS.
Alternatively, the receiving NEFT service center may use the straight through processing interface available in SFMS and upload these EFT, electronic fund transfer message, to their internet banking solution directly without the involvement of a clearing center to afford the credit to the beneficiary bank's account centrally. Then payment to beneficiary. The beneficiary branch would make payment to the beneficiary instantly on the same day by crediting the specified amount of the beneficiary or otherwise placing funds at the disposal of the beneficiary. तो ये लास्ट स्टेप रहेगा जब अमाउंट क्रेडिट कर दी जाएगी, रिमिट कर दी जाएगी बेनिफिशियरी को, ठीक है. Then next is the revocation of a payment instruction. A payment instruction issued for execution shall become irrevocable when it is executed by the sending bank. पहले आपने बोला कि भाई अमाउंट सेंड करनी है, अगर आपने बाद में रिवोक किया मतलब कैंसिल किया कि नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, अगर तो एग्जीक्यूट कर दिए गई आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर लिया गया बैंक की तरफ से, तो फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते. दैट इज इररेवोकेबल. Any revocation after the payment instruction is executed by the sending bank shall not be binding on any other party in NEFT system. Then acknowledgement by the beneficiary bank and return in case of non-credit. No acknowledgement are envisaged under NEFT scheme. A message which is not returned unaffected before the next settlement day is treated to have been completed and credit afforded to the beneficiary's account by the beneficiary branch. It is therefore vital that unaffected credit are retransmitted back as a return NEFT transaction in the immediate next batch itself. मतलब कि अगर नॉन क्रेडिट है तो वो केस में जो एक्नॉलेजमेंट है वो दी जाएगी बेनिफिशियरी के द्वारा, ठीक है, बेनिफिशियरी बैंक के द्वारा. देन सेंडर टू बी एडवाइज्ड इन केस ऑफ रिफंड. तो अगर क्रेडिट नहीं हो पाई अमाउंट, डेफिनेटली वो केस में आपने इन्फॉर्म करना है सेंडर को जिन्होंने रिमिट करवाया फंड. इफ द बेनिफिशियरी स्पेसिफाइड इन द सेंडर्स पेमेंट इंस्ट्रक्शन फेल टू गेट पेमेंट थ्रू नेफ्ट सिस्टम फॉर सम वैलिड रीजन, द सेंडर शैल बी इन्फॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द सेंडिंग बैंक गेट द रिटर्न नेफ्ट. अगर किसी वाजिब कारण की वजह से नहीं क्रेडिट हो पाई अमाउंट, तो जो आपका सेंडिंग बैंक है उन्होंने इन्फॉर्म करना है किनको, सेंडर को, अबाउट दैट. The sending bank shall also arrange to make payment to the sender by crediting the account of the sender or otherwise placing funds at the disposal of the sender. Beneficiary to be advised of the receipt of the fund. जब आपने क्रेडिट की अमाउंट, then after crediting the account of the beneficiary bank shall advise the beneficiary of the funds received. The settlement of account, passbook entry or any online messaging system shall indicate briefly the source of the funds as well. मैसेज आ जाता है ना साथ ही साथ कि इतनी अमाउंट जो है क्रेडिट हुई अमाउंट अकाउंट में. Then holiday. In case of a holiday at the beneficiary branch, the credit will have to be effected on a value dated basis wherever feasible or latest at the commencement of the business on next working day. देन नेक्स्ट इज नेफ्ट के केस में क्या क्या राइट्स हैं या क्या क्या ऑब्लिगेशन है कस्टमर या बैंक की, ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपको आपके पास अवेलेबल है एंड क्या क्या ऑब्लिगेशन है जो आपने फुलफिल करनी है, चाहे मैं बैंक की बात करूं चाहे मैं कस्टमर की बात करूं इन केस ऑफ नेफ्ट, ठीक है. तो अभी उसको डिस्कस करते हैं. Okay. Then next is राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ कस्टमर एंड बैंक जो हमने अभी डिस्कस करने हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रेस्क्राइब द राइट एंड ऑब्लिगेशन अंडर नेफ्ट फॉर बोथ कस्टमर एंड बैंक्स. द सेम आर डिटेल्ड बिलो. तो कौन कौन से हैं? एवरी पार्टिसिपेटिंग बैंक और इंस्टीट्यूशन शेल मेंटेन द सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम. चाहे रिसीविंग की बात करूं, चाहे सेंडिंग की बात करूं, क्लियरिंग सिस्टम की बात करूं, ये सारी चीजें अश्योर करनी है. फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन शेल बी इशूड बाय द कस्टमर इन अ मैनर प्रेस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेंट बैंक. तो कस्टमर के लिए ऑब्लिगेशन होगी ना ये. द फॉर्मेट शेल बी कंप्लीट इन ऑल रेक्यूसाइड पर्टिकुलर्स. जो भी पूछा गया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आपने फिल करनी है.
कस्टमर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द पर्टिकुलर्स गिवन इन द पेमेंट इंस्ट्रक्शन। डेफिनेटली आपने अच्छे से रिलायबिलिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। कस्टमर शेल बी बाउंड बाय एनी पेमेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द बैंक इफ बैंक हैड एग्जीक्यूटेड द पेमेंट इंस्ट्रक्शन इन गुड फेथ एंड इन कंप्लायंस विद द सिक्योरिटी प्रोसीजर। आपने इंस्ट्रक्शन इशू की, बैंक ने एग्जीक्यूट कर दी, तो फिर आप रिवोक नहीं कर सकते वो चीज के साथ, ठीक है। Provided that the customer shall not be bound by any payment instruction executed by the bank if he prove that same was not issued by him and that was caused either by negligence or a fraudulent act of employee of the bank, तो ये केस में तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन होगी, अदरवाइज रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। Then in the event of any delay in the completion of a fund transfer or any loss on account of error, the sender originator shall be entitled to complain compensation from the sending bank for the period of delay in the completion of a fund transfer and or any other penalty which may be levied or decided by the RBI। अगर उनको लगे कि नहीं, अगर ड्यू टू अगर तो रीजनेबल जो आपके रीजन है उनकी वजह से हो रहा है फिर तो ठीक है, अनरीजनेबल रीजन है तो वो केस में यहाँ पे पेनल्टी वगैरह ये चीज होएगी, ठीक है। Customer can complain to the banking ombudsman if the complaint is not resolved within 30 days। redress नहीं किया जा रहा अगर आपकी कंप्लेंट को, then banking ombudsman will be there, उनके पास कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। Then next डिस्कस करेंगे RTGS और यू कैन से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम इज अ रिमिटेंस प्रोडक्ट। दोनों की अगर मैं बात करूँ ना, नेफ्ट एंड आरटीजीएस दोनों की अगर मैं बात करूँ, रिमिटेंस प्रोडक्ट है। 24/7 बेसिस के ऊपर आप ट्रांसफर कर सकते हो। नेफ्ट आपका हाफ आर्ली बेसिस के ऊपर रहता है, बैचेस में वहां पे अमाउंट ट्रांसफर होती है। लेकिन आरटीजीएस की अगर मैं बात करूँ, रियल टाइम बेसिस के ऊपर आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो। मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 2 लाख का, ठीक है, लेकिन उसके केस में नहीं है, नेफ्ट के केस में नहीं है। So real time gross settlement system is basically what? It's a real time gross settlement is a remittance product that has drastically changed the complexion of the remittance scenario in financial service. This global practice was introduced in India for changing the model of remittance and to bring the efficiency in settlement of transactions on real time basis. Real time basis के ऊपर fund transfer होंगे without delay. RTGS has replaced high value clearing across all center in India, thus saving a significant expense in manual running of such activities. Huge amount अगर आपने ट्रांसफर करनी है, RTGS जो है वो यूज किया जा सकता है। With the implementation of CBS core banking solution in all the bank, many bank have enabled straight through processing system, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, विदाउट इंटरमीडियरीज इन्वॉल्वमेंट of RTGS transaction by corporate and retail customer with the use of net banking tools. This has greatly reduced operating expenses and consequent operational risk for the bank which were handling remittances in a manual mode till recently. International remittances from NRI have been considerably made faster and more accurate with the introduction of electronic payment platform like SWIFT, IndiaLink, Western Union transfers, etc. ठीक है? Then evolution of real-time gross settlement. RTGS is regarded as a centerpiece of integrated payment system. Core principle for systematically important payment system outlined by Committee on a Payment and Settlement System of the Bank for International Settlement base defined payment system as a set of instruction, procedure and rules for the transfer of funds among the system participant. क्या क्या आपने इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, क्या क्या प्रोसीजर्स, क्या क्या रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं इन केस ऑफ फंड ट्रांसफर, ये बताया गया, ये डिफाइन किया गया। अ कमेटी नोन एज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। इन्हीं का जो कोर प्रिंसिपल है इसको फॉलो करके आपका आरटीजीएस जो है ये इवॉल्व किया गया, ठीक है। As per our payment system bill 2002, a payment system means a system that enable payment to be effected between a player and a beneficiary and include clearing, settlement and payment service. Payment system has importance for the functioning and integration of a financial market. Definitely आप efficiently, smoothly अगर transfer कर पा रहे हो funds को, that will affect your trading activities. It influences the speed, financial risk, reliability, cost of domestic and international transaction. Payment system operate on the following principle. क्या है वो principle? Anyone can make payment to whomsoever one likes, whenever one likes,
इन वॉट एवर टाइप ऑफ करेंसी वन लाइक्स एट द कॉस्ट ऑफ अ फ्यू सेंट पर ट्रांजेक्शन। कुछ अमाउंट रहेगी जो आपने पे करनी है, ठीक है, एंड जिसको भी आपने पे करनी है, जब भी पे करनी है, जोन सी भी करेंसी में पे करनी है, यू विल बी एबल टू मेक पेमेंट, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल है आपका पेमेंट सिस्टम का, ठीक। देन आरटीजीएस प्रोसेस फ्लो, ठीक है, क्या जो है प्रोसेस रहता है आरटीजीएस के पीछे। Remittances and fund transfer through RTGS are transmitted through a series of process input and travel from customer and to the beneficiary end. The remittance are communicated through a structured messaging process and settlement for the message is made on a gross basis from the liquidity maintained by the sender bank with the settlement bank. अभी प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है आरटीजीएस में? सबसे पहले the transaction carried out by RTGS are interbank transaction and customer payment transaction and delivery versus payment transaction, किसी भी नेचर की हो सकती है। Interbank transaction are used to settle the participant bank's financial obligation on their own account. In customer payment transaction, customer information along with the payment message can be transmitted in a structured format. Delivery versus payment transaction will arise out of RBI's securities settlement system and is settled in RTGS as a separate transaction. हमने ना मॉडल डिस्कस करने हैं, V मॉडल बताना है मैंने आपको, Y मॉडल बताना है एंड L मॉडल बताना है इन केस ऑफ RTGS, है ना, कि क्या कौन कौन से मॉडल यूज किए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट मॉडल आप रिलेट कर पाओगे ये तीनों को, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दैट मॉडल आप रिलेट कर पाओगे ये तीनों को कि कहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी क्लियरिंग सेंटर को, ठीक है, कहाँ पे सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये चीज के रिलेशन में जब हम मॉडल डिस्कस करेंगे ना तो और क्लैरिटी होगी आपको ये पॉइंट के बारे में, ठीक है। इन रिटेल बैंकिंग स्पेस कस्टमर बेस्ड ट्रांजेक्शन मेनली अज्यूम इंपॉर्टेंस एंड आरटीजीएस हैज एमर्ज्ड एज अ वेरी इफेक्टिव रिमिटेंस मैकेनिज्म इन ल्यू ऑफ ड्राफ्ट बैंक ऑर्डर। जो ये पहले आप यूज करते थे ये जो मीन्स, उनके कंपैरिजन में डेफिनेटली ज्यादा फीचर्स, स्पीडीली, एक्सपीडिशियसली, सिक्योरिटी के साथ आप आरटीजीएस एंड नेफ्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। बट ओनली इफ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड इज अबव द मिनिमम प्रेस्क्राइब लिमिट, क्योंकि आरटीजीएस के केस में मिनिमम लिमिट क्राइटेरिया है, नेफ्ट के केस में नहीं है, ठीक है, टू बी एलिजिबल फॉर आरटीजीएस रिमिटेंस। देन प्रोसेस फ्लो फॉर कस्टमर बेस्ड ट्रांजेक्शन। रिक्वेस्ट टू emanate from the customer to route a remittance through RTGS. The customer would request his banker to debit the account and pay the money to the beneficiary, providing the details of the bank account of the beneficiary. The originating bank would debit the account as per the mandate and create a structured message under RTGS SFM message. The messaging after due authentication would be communicated to the payment system gateway of the bank. The same would be transmitted to the RTGS system. Structured जो आपका SFM मैसेज है उसे क्रिएट किया जाएगा, पेमेंट गेटवे को सेंड किया जाएगा. Then the message would routed through a central hub which receive the message in a queue and forward the message to the gateway of other bank. After authentication, the message will be processed and debited from sender's bank and credited to the beneficiary's bank. After the debit credit is made with the customer detail and beneficiary details, and transmit the message to the beneficiary branch for credit of beneficiary account with the branch. For effective RTGS debit and credit, bank would maintaining settlement account separately with RBI and sufficient liquidity has to be maintained in these accounts. If there are any shortfall in liquidity of bank, मतलब कि आप जितना आपसे बोला गया रिमिट करने के लिए प्रॉपर लिक्विडिटी आपके पास नहीं है, in that case in their settlement account mechanism are in place to provide temporary liquidity so that the transaction process are put it at risk. ठीक है, तो प्रॉपर पहली बात तो डेफिनेटली बैंक्स जो हैं प्रॉपर लिक्विडिटी जो है इंश्योर करते हैं. इन केस अगर शॉर्टफॉल रहता है तो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्या है प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, देन नेफ्ट एंड आरटीजीएस, इसके केसेस में ना कुछ चार्जेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द लिमिट. ठीक है, इसके ऊपर कुछ चार्जेस हैं तो पहले वो देखते हैं. नेफ्ट टेक टाइम टू ट्रांसफर फंड यूजुअली 30 मिनट, हाफ आवरली बेसिस मैंने आपको पहले ही बताया. द नेफ्ट चार्जेस आर मेंशन बिलो. तो ट्रांजैक्शंस किस नेचर की है अकॉर्डिंगली चार्ज रहेंगे एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स. फॉर क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी अकाउंट आउट
आपने जो बेनिफिशियरी अकाउंट में अगर आपने कोई आउटवर्ड ट्रांजेक्शन की है वो क्या रहेगी आपकी फ्री। 1 से लेके अगर 10,000 सॉरी यार इनवर्ड ट्रांजेक्शन है वो क्या रहेंगी फ्री। आउटवर्ड ट्रांजेक्शन रहेंगी इट्स डिपेंडिंग अपॉन द लिमिट। ₹1 से 10,000 है तो 2.5, 10,000 से आपका 1 लाख है तो ₹5, 1 लाख से 2 लाख है 15, एंड अगर आपका 2 लाख यहाँ अबव है तो 25 यहाँ पे क्या रहेंगे चार्जेस रहेंगे आउटवर्ड ट्रांजेक्शन के रिलेशन में। इनवर्ड ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। देन रिजर्व बैंक हैज रैशनलाइज द सर्विस चार्जेस ऑफ आरटीजीएस। ये अभी जो लेटेस्ट चल रही है ना वो उसके वही डिस्कस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इनवर्ड ट्रांजेक्शन जो है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आरटीजीएस की बात करो। आउटवर्ड ट्रांजेक्शन अगर तो 2 लाख से 5 लाख है तो 24.50, 5 लाख से अबव है तो 49.50, ठीक है। तो ये जो चार्जेस हैं लिमिट है ये ध्यान में रखिएगा, ओके। अच्छा, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा तो इनवर्ड ट्रांजैक्शन के रिलेशन में पूछा जा सकता है कि इनवर्ड ट्रांजैक्शन के लिए इन केस ऑफ आरटीजीएस इनवर्ड ट्रांजैक्शन के लिए जो है चार्जेस लगाए जाते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो वो इनवर्ड के केस में क्या होगी, इनकरेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज रिलेटिंग विद द टाइप ऑफ मैसेज फ्लो, ठीक है। कि जो आरटीजीएस की अगर मैं बात करूं ना कि किस तरीके से मैसेज जो है वो फ्लो होता है या क्या प्रोसेस रहता है वो, ठीक है। तो टाइप ऑफ मैसेज फ्लो, टू इनिशिएट अ फंड ट्रांसफर द सेंडिंग बैंक डिस्पैच अ पेमेंट मैसेज विच इज सब्सिक्वेंटली रूटेड टू द सेंट्रल बैंक एंड टू द रिसीविंग बैंक एज द सिस्टम प्रोसेस एंड सेटल द फंड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दैट इज वी शेप मैसेज फ्लो, वी शेप ऐसे करके है ना मैसेज फ्लो। अरेंजमेंट फॉर रूटिंग पेमेंट मैसेज इन द मेजॉरिटी ऑफ द आरटीजीएस सिस्टम आर बेस्ड ऑन वी शेप मैसेज फ्लो स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द जो रहती हैं आरटीजीएस सिस्टम की ट्रांजेक्शन वी शेप बेस्ड रहती हैं। इन दिस स्ट्रक्चर द फुल मैसेज विद ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट including for example the detail of the beneficiary is initially passed to the central bank and is sent to the receiving bank only after the transfer has been settled by the central bank। ऐसे करके V शेप है ना, ऐसे करके जो सेंडिंग बैंक है, सेंडिंग बैंक ने यहाँ पे जो आपका आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है इन्फॉर्मेशन सेंड की इनको, ठीक है। जो भी बेनिफिशियरी के रिलेशन में है प्रॉपर जो भी चेक करना है फंड्स वगैरह या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रॉपरली नॉर्म्स के साथ फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद जो रिसीविंग एंड है इनको जो एसएफएम मैसेज है या इन्फॉर्मेशन है भेजी जाएगी सो दैट की बेनिफिशियरी को अमाउंट जो है ट्रांसफर की जाए। तो इस तरीके से रहते हैं ना कुछ ऐसे, दैट्स वाई द मैसेज फ्लो इज नोन एज वी शेप मैसेज फ्लो। यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। जो कीवर्ड ध्यान में रखना है दैट इज अबाउट कि फुल मैसेज और यू कैन से फुल इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी अबाउट द बेनिफिशियरी, ओके। देन नेक्स्ट इज वाई शेप मैसेज फ्लो। तो वाई शेप किस तरीके से रहती है, कुछ ऐसे होता है ना, मतलब यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं सेंड करेंगे। जो भी यहाँ पे सेंडिंग बैंक है ये हो गया रिसीविंग बैंक, ये हो गया आपका सेंट्रल बैंक, मतलब सबसेट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी आपका क्लियरिंग सेंटर रहेगा सबसेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग पर्पज फॉर सेटलमेंट पर्पज सिर्फ वही भेजी जाएगी। मतलब इंटरमीडियरी को फुल इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी इन केस ऑफ वाई मॉडल, इन केस ऑफ वाई शेप मॉडल। तो अभी रीड आउट करते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा। Some RTGS system and particularly those that use Swift network, Swift क्या है बेसिकली ये भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, आज के सेशन में। तो Swift network apply an alternative structure known as Y-shape structure and इंडिया में मोस्टली Y-shape structure ही फॉलो किया जाता है in case of RTGS, ध्यान में रखिएगा। In this case the payment message is transmitted by the sending bank to the central processor। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है सेंट्रल प्रोसेसर को भेजी गई। गेटिंग माई पॉइंट। The central processor take a subset of information that is necessary for settlement from the original message and route this core subset to the central bank, the original message being kept in the central processor। तो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर सेटलमेंट पर्पज सिर्फ वही आगे सेंड की जाएगी सेंट्रल बैंक को फॉर सेटलमेंट पर्पज, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं सेंड की जाएगी। लेकिन वी शेप में क्या था, फुल इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे थे, ठीक है। यही कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं जिनके साथ आपने डिफरेंशिएट करना है ये मॉडल्स के बीच में, ओके। इन दिस केस द पेमेंट मैसेज इज ट्रांसमिटेड, ये पढ़ लिया ना हमने, हाँ ये पढ़ लिया। अपॉन रिसिप्ट ऑफ द कोर सबसेट द सेंट्रल बैंक चेक दैट द सेंडिंग बैंक हैज सफिशिएंट कवरिंग फंड ऑन इट्स अकाउंट एंड इन्फॉर्म द सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ स्टेटस ऑफ द ट्रांसफर।
Once settled, full message contain the confirmation of the settlement is rebuilt by the central processor. जब इन्होंने confirm कर दिया full message containing all the information about the beneficiary, message दोबारा से create किया जाएगा by the central processor and sent to the receiving bank. फिर receiving bank को receiving end में ये message जो है send किया जाएगा. The business information exchange between the sending and receiving bank is therefore not known by settlement agent. उनको तो सिर्फ सबसेट इन्फॉर्मेशन ही गई ना, that is required for settlement purpose. Getting my point? तो ये है आपका वाई शेप मॉडल एंड इंडिया में वाई शेप मॉडल ही फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट है एल शेप मॉडल. तो a third structure is L shape structure which is conceptually like Y shape. To some extent you can say that कि Y shape की तरह ही है. The payment message dispatched by the sending bank is held at the system gateway attached to the sending bank's internal processing system and subset of information. It's something like this. ठीक है, मतलब ये receiving है, ये sending है, ये receiving है. तो सारी information यहाँ पे जो है वो send नहीं की जाएगी, subset of information send की जाएगी. Contain the original message. A settlement request is sent to the सेंट्रल बैंक. इंटरनल बेसिस के ऊपर जो भी इनका यहाँ पे बता रखा है ना कि इंटरनल पेमेंट गेटवे सिस्टम जो है सबसेट इन्फॉर्मेशन आगे फर्दर सेंड करेगा. इट्स लाइक दैट. इफ द सेंडिंग बैंक हैज सफिशिएंट कवरिंग फंड ऑन इट्स अकाउंट, सेटलमेंट इज कंप्लीटेड एंड सेंट्रल बैंक सेंड बैक द कंफर्मेशन मैसेज टू द सेंडिंग बैंक्स गेटवे. Upon receipt of this confirmation, the original payment message is realized automatically from the gateway of the sending bank and sent to the receiving bank. ठीक है, तो ये है आपका एल शेप मॉडल. इसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज रिलेटिंग विद स्विफ्ट, है ना. सबसे पहले तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा. स्विफ्ट स्टैंड फॉर व्हाट? इट्स अ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. अभी ये है क्या? इज अ ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम दैट रन ऑन अ नेटवर्क ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. It is a member-owned cooperative used by thousands of banks worldwide to communicate information on financial transaction in a secure and standardized way. मतलब कोडिंग सिस्टम जो भी आपने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है आपने, प्रॉपर कोडिंग सिस्टम जो रहेगा, ठीक है, जो फॉलो किया जाता है, दैट इज बेसिकली नोन एज स्विफ्ट. फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ईसीएस. ईसीएस कल के सेशन में करेंगे.